हेलो एंड वेलकम एवरीवन। मैं हूं सीएम धनराज। कैसे हैं आप सब लोग? होप सो आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी यहाँ पर बहुत बढ़िया हूँ। मैं लेकर आ गया हूँ एक और वीडियो जिसमें हम बात करेंगे क्लास 12 एमपी बोर्ड स्टूडेंट की सिवलाल बुक के सॉल्यूशन के ऊपर। चैप्टर का नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। जी हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने मेरा वन शॉट वीडियो नहीं देखा है कॉन्सेप्ट का तो वो जरूर देख लीजिएगा इससे पहले। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप आई बटन पर प्रेस करके वो वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने डिटेल वीडियो बनाया है कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के ऊपर। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है, हम लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होने वाले चेंजेस को तीन एक्टिविटीज़ के थ्रू देखते हैं, ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग। तो यहाँ पर आज हमारा ये जो वीडियो होगा ये बेस्ड होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन के ऊपर। और शुरुआत में हमारा जो पहला क्वेश्चन है सिवलाल का, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले हैं बैक टू बैक क्लास 12th और 11th एमपी बोर्ड के लिए सभी कॉन्सेप्ट वीडियो, साथ में चैप्टर्स की भी वीडियो आएंगे जिसमें मैं सिवलाल बुक को सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में होने वाले चेंजेस को हम लोग जो दिखाते हैं वो तीन एक्टिविटीज़ के थ्रू दिखाते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे तो भाई एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है, दूसरी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में जो भी चीज़ें आती हैं वो क्या आती हैं? लोन लेना, लोन चुकाना, शेयर इशू करना, डिवेंचर इशू करना वगैरह वगैरह। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट को खरीदना बेचना और उससे रिलेटेड इनकम्स आती हैं। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो बिजनेस हम चला रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी हमारे पास इनफ्लोज और आउटफ्लोज हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। और यहाँ पर जो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया जाता है वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के अकॉर्डिंग इनडायरेक्ट मेथड से बनाया जाता है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन हमारा बेस्ड है, आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये इनफ्लो है, आउटफ्लो है या फिर कौन सी एक्टिविटी से रिलेटेड आइटम है। तो एक्टिविटी आइडेंटिफाई करनी है आपको। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों को संचालन, विनियोग व वित्तीय क्रियाओं में वर्गीकृत कीजिए। हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा मेरा वीडियो, और हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने क्वेश्चन को यहाँ पे लिया है। तो क्लासीफाई द फॉलोइंग आइटम्स इन ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आपको डालना है। सबसे पहले आपसे बोला गया है कि प्लांट परचेज किया गया है। बताइए, प्लांट परचेज करना नॉन करंट एसेट्स का हिस्सा होता है, तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। दूसरा, अंशों और ऋण पत्रों का निर्गमन यानी इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर्स, तो ये हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होता है, क्योंकि यहाँ पर पैसे का आना और जाना हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम शेयर इशू करते हैं तो पैसा आता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। अंशों के निर्गमन पर प्राप्त प्रीमियम, अगर शेयर और डिवेंचर से रिलेटेड सिक्योरिटी प्रीमियम रिसीव होगा तो वो भी हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होगी। अगला है दीर्घकालीन उधार का भुगतान करना। अगर हमने कोई लोन ले रखा है, लोन का रीपेमेंट करना भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी से रिलेटेड होगा। वन शॉट वीडियो जरूर देख लीजिएगा कॉन्सेप्ट के लिए। ब्याज प्राप्त होना, अगर इंटरेस्ट रिसीव होता है तो हमारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है, और अगर हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है। लाभांश का भुगतान हुआ, वही हुआ, कौन सी एक्टिविटी हो जाएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी हो जाएगा। प्रतिभूतियों का क्रय किया, परचेज ऑफ सिक्योरिटीज या परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। नाम से ही समझ में आ रहा है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट खरीदा है। लेनदारों को चुकाया, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा, क्योंकि जब हम बिजनेस से रिलेटेड किसी भी पेमेंट का रिसीव करना या किसी क्रेडिटर को पेमेंट करना या सेल करना, ये सब हमारा किस में आ जाता है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। नगद क्रय किया, ये भी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी। देनदारों से वसूली हो गया, देनदारों से वसूली का मतलब हमारे पास जो हमने गुड्स सेल किया होगा क्रेडिट पर, क्रेडिट से हमको वसूली हुई है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी बोलेंगे। पूर्वाधिकार अंशों का शोधन किया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अगर प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन हो रहा है तो वो किस में आएगा? फाइनेंसिंग एक्टिविटी का हिस्सा होगा। ख्याति का क्रय किया, परचेज ऑफ गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट्स है, इंटेंजिबल एसेट्स नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। नॉन करंट एसेट्स का खरीदना कौन सा एक्टिविटी होगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगा। आयकर की वापसी की, ठीक है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, बाय डिफॉल्ट इनकम टैक्स अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। अगर वो किसी एक्टिविटी से रिलेटेड है, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग, तो फिर वो उससे आएगा। बाय डिफॉल्ट क्या होगा? ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगा। दूसरा क्या है? पुरानी मशीन का लाभ पर विक्रय, अगर मशीन का खरीदना बेचना, ये सारा का सारा कहाँ आएगा? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आएगा। नॉन करंट एसेट्स और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट का खरीदना बेचना। बैंक में सावधि जमा किया, अगर हमने डिपॉजिट किया फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, तो ये कहीं ना कहीं फिक्स डिपॉजिट है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी हमारी, ठीक है। तो ये आपकी सारी की सारी एक्टिविटीज को हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि कौन कौन सा जो क्रिया है या कौन सी एक्टिविटी है वो किस एक्टिविटी से रिलेटेड है। तो ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पर एमपी बोर्ड में आने के सबसे ज्यादा चांस है, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा कौन सी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट होगी? हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी। 4 नंबर का क्वेश्चन इस चैप्टर से आपके पास आने वाला है। 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, आपको आराम से क्वेश्चन को देखना है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आपको
फुल कमांड हासिल होनी चाहिए, यही एक्टिविटी आपके लिए इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन हमारा बेस्ड है ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड। तो ये रहा हमारे सामने क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये रहा आपके सामने कि भाई हमारे पास क्या हुआ, लाभ हानि विवरण क्रेडिट शेष दे रखा है, भवन पर हाश डेप्रिसिएशन दे रखा है, मशीनरी दे रखी है, मशीनरी का डेप्रिसिएशन दे रखा है, रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर्स है, डिक्रीज इन क्रेडिटर्स है, इंक्रीज इन स्टॉक है, डिक्रीज इन बिल्स पेबल है। आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कैश फ्लो कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि भाई कैसे बनाते हैं, तो फॉर्मेट में ऑलरेडी बनवा चुका हूं, लेकिन फिर भी अब यहां पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ऊपर आप हेडिंग डालेंगे, क्या हेडिंग डालेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। हेडिंग क्या होगी हमारी? हेडिंग होगी कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ध्यान से देख लीजिएगा, मैंने देखा कैश फ्लो स्टेटमेंट जो होता है बच्चों को इसमें ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है कहीं ना कहीं, और इसको बहुत ज़्यादा टीचर्स ने पढ़ाया भी नहीं है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पर आपको क्या है, सर हम तो थियरी कर लेंगे, बेटा थियरी कर लोगे, लेकिन सीयूटी का एग्जाम अगर आपको देना है, आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, तो आपको ना सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से आना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूंगा, हम यहाँ पे लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास जो प्रॉफिट दे रखा है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ P&L, तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है हमारा? प्रॉफिट ऑफ द ईयर है 1 लाख रुपए का। क्वेश्चन में आगे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है प्रोविजन फॉर टैक्स वगैरह से रिलेटेड, तो यही 1 लाख रुपए क्या होगा हमारा? यही 1 लाख रुपए बन जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसमें एडजस्टमेंट करने होते हैं आपको नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स का, यानी कि कुछ चीजें प्लस माइनस करनी होती है। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग, मैंने ये लिख लिया डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग। बिल्डिंग पर कितना डेप्रिसिएशन है? 60,000 है। मैं पूरे प्रॉपर फॉर्मेट के अकॉर्डिंग क्वेश्चन करा रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपने कहीं सॉल्यूशन दे रखा है शॉर्टकट में, वो नहीं चलेगा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी, डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कितना है? डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 10,000 रुपीज है, ठीक है। अगला क्या है? रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, बस इतना ही था हमारे पास। ये हम लोग 1,70,000, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अब इसमें वर्किंग कैपिटल चेंजेस को दिखाना है हमें, तो रियलाइजेशन फ्रॉम डेटर, तो रिसीव्ड फ्रॉम डेटर में कमी का मतलब है रिसीव फ्रॉम डेटर, अगर कमी हो रही होती इसका मतलब भी वही होता है। रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है? 2,000 रुपीज का है। इसके बाद डिक्रीज इन क्रेडिटर, ये माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना है? 10,000 रुपीज है। क्रेडिटर में कम होने का मतलब है क्रेडिटर्स को पेमेंट किया गया है, क्रेडिटर को कितना पेमेंट कर दिया? 10,000। स्टॉक में वृद्धि हो रही है, ये भी माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन क्रेडिटर कितना है? सॉरी, डिक्रीज इन इन्वेंट्री, डिक्रीज इन इन्वेंट्री कितना है? 21,000 है। ये भी आपका क्या हो जाएगा? सॉरी, ये प्लस हो जाएगा। इसका मतलब है डिक्रीज इन इन्वेंट्री का मतलब है कहीं ना कहीं हमारे पास पैसा कवर हो चुका है। डिक्रीज इन बिल्स पेबल माइनस हो जाएगा, डिक्रीज इन बिल्स पेबल कितना है? 1,000 रुपीज। हमने कहीं ना कहीं बिल्स को मैच्योर हो गए होंगे, बिल्स का पेमेंट कर दिया, बस इतना ही आइटम हमारे पास है। चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है टोटल। अब आपके पास क्या क्या है? स्टॉक में वृद्धि है, सॉरी गाइस, यहां पर स्टॉक में ना वृद्धि की गई है, मैंने स्टॉक में कमी दिखा दी है।
स्टॉक में वृद्धि की गई है, तो स्टॉक में वृद्धि को क्या दिखाएंगे, माइनस 21,000। बस अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 31, 32, 30,000 इसमें से माइनस हो जाएगा, तो 1,40,000 आपका क्या हो जाएगा। इसको बोलते हैं वैसे तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, बट यहां पर टैक्स नहीं है, तो यही कैश फ्लो फ्रॉम क्या होगा, ऑपरेशन होगा। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन यही आपका आंसर होगा। अगर यहां पे टैक्स होता तो ये होता कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, इसमें से टैक्स माइनस कर देते, हमारा आंसर आ जाता। अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या है क्वेश्चन नंबर थर्ड, जरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको मैं दूसरे पेज पे लेके चलूंगा। यहां पर क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है, आनंद लिमिटेड ने वर्ष 31 मार्च 2023 को समाप्ति पर शुद्ध आय 5 लाख रुपए की थी, वर्ष में हाश 2 लाख रुपए का है, डेप्रिसिएशन 2 लाख रुपए का है। संपत्ति के बिक्रे पर 50,000 का लाभ था, जिसे लाभानी खाते में हस्तांतरित किया गया, यानी कि ट्रांसफर टू P&L, जो भी प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स है। व्यापारियों से प्राप्त वर्ष में यहां पर क्या बोला गया है, रिसीव्ड इंक्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द ईयर 40,000, अगर इंक्रीज हुए तो पैसा गया होगा, ये वर्किंग कैपिटल चेंज में आएगा। एंड ट्रेड पेबल्स आल्सो इंक्रीज हुए 60,000, ये हमारे लिए पैसे का आना माना जाता है। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटीज, कंप्यूट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगेन हम देख लेते हैं, यहां पर आपको फिर से वही फॉर्मेट बना लेना है। हेडिंग क्या डालोगे आप, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहां पर सबसे पहले आपके पास दे रखा है, सबसे पहले दे रखा है प्रॉफिट ऑफ द ईयर। प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर दे रखा है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए आपने मेंशन किया, प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना हो गया आपका, 5 लाख रुपए हो गया। अब इसमें नॉन कैश आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे हम, प्लस नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स। तो इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन है, कितना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन आपके पास 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए आप इसमें ऐड कर दीजिए, प्लस माइनस कर दीजिए गेन ऑन सेल ऑफ एसेट, कितने का, कितना गेन हुआ, गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स कितना था, संपत्ति की बिक्री पर 50,000 रुपए का लाभ प्राप्त हुआ है आपको। ये P&L अकाउंट में हस्तांतरित किया गया था, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है, इसका नाम ही क्या है, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। नॉन कैश है डेप्रिसिएशन, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है गेन ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ये मैंने माइनस कर दिया है। और क्या है हमारे पास, वर्ष में चढ़कर, अब इतना होने के बाद ये क्या आ जाता है आपका, 1.5 लाख इसमें ऐड कर दोगे तो 6,50,000 को क्या बोलेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ये हो गया आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल चेंज में आपके पास इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स को माइनस कर दीजिए, क्या हुआ है आपके पास, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स के बढ़ने से पैसा हमारे पास से जाएगा। और डिक्रीज इन डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हुआ है, ठीक है, इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे क्या लिख लेंगे, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल। 60,000 से हमारे ट्रेड पेबल बढ़ गए, बस इतना ही था हमारे पास, तो ये हो गया आपका 6,70,000 रुपए। इसी को बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। फिलहाल में हमारे पास ऑपरेशन, लेकिन कोई भी टैक्स नहीं है, तो यही क्या निकल आएगा, इज इक्वल्स टू देयर इज नो टैक्स। अगर इसमें से टैक्स होता तो मैं टैक्स माइनस करता, फिलहाल में टैक्स है नहीं, तो यही हमारा क्या बन जाएगा, नील है टैक्स। तो 6,70,000 ही क्या बन जाएगा, कैश फ्लो फ्रॉम, क्या होगा आपका ये, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये आपकी पहली एक्टिविटी सॉल्व हो गई। यहां पर चेक कर लीजिए आंसर को, आपका 6,70,000 रुपए, ठीक है, आंसर दे रखा है, नहीं बिल्कुल दे रखा है, 6,70,000 रुपए आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या लिखा है, निम्न सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, सैंपल बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमारे पास क्या दे रखा है, लाभ हानि विवरण से क्रेडिट शेट दे रखा है, प्रॉफिट हमारे पास एज पर P&L दे रखा हुआ है, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर फॉर्मेट बनाया फटाक से, थोड़ा ये क्वेश्चन बड़ा है तो इसके लिए जगह भी ज़्यादा लगेगी, तो ये हमने फॉर्मेट ड्रॉ किया। हेडिंग क्या रहेगी, वही जो अभी तक होती हुई आई है, कैश फ्लो फ्रॉम
ऑपरेटिंग एक्टिविटी, सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना है? अगर 2 साल के प्रॉफिट दे रहेंगे तो डिफरेंस आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। फिलहाल में डायरेक्ट प्रॉफिट दे रखा है कितना? 50,000 रुपए का क्रेडिट शेष है, डेबिट शेष होता तो माइनस होता। फिलहाल में प्रॉफिट था 50,000 रुपए का। अरे आगे बढ़ते हैं, सामान्य संचय में ट्रांसफर किया गया है, ठीक है, तो इसमें प्लस कर लीजिए ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व में हमने पैसा कब ट्रांसफर किया होगा? जब हमारे पास प्रॉफिट है, प्रॉफिट का एप्रोप्रिएशन माना जाता है। 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए, ठीक है, 10,000 रुपए मैंने इसमें प्लस कर लिए, तो ये क्या होगा? 60,000 रुपए आपका कहलाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब इसमें से मुझे प्लस माइनस करने हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को। नॉन कैश प्लस नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को मैं प्लस माइनस करूंगा। इसमें से कौन कौन से आइटम है? सबसे पहले यहां पर गिवन है, आप देख सकते हैं क्या दे रखा है? डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया गया? 20,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फर्नीचर भी है, कितना? 5,000। तो डेप्रिसिएशन को प्लस करेंगे, ये नॉन कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ठीक है, कितना है? आई थिंक 20,000, यस 20,000। 20,000 का आपका, और दूसरी चीज माइनस करेंगे गेन ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। भाई फर्नीचर को सेल किया होगा, सेल करने से जो है कहीं ना कहीं हमको क्या होगा? प्रॉफिट विच इज क्रेडिट इन P&L। अब उसको हम रिवर्स करेंगे, कितना है? 5,000 है, और डेप्रिसिएशन सिर्फ प्रोवाइडेड था, तो आप फर्नीचर हटा सकते हैं यहां से, ठीक है, फर्नीचर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और क्या दे रखा है? मशीन की बिक्री पर हानि है, लॉस है, जिसको हमने P&L अकाउंट में क्रेडिट किया होगा, अब क्या करेंगे? प्लस कर देंगे। और प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, पहले क्या किया होंगे हमने? नॉन कैश आइटम है, P&L में डेबिट किए होंगे, अब हम प्लस कर देंगे। तो एक तो है, इसको हम प्लस करेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, और दूसरा प्रीमिलरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, जस्ट लाइक ये हमारे नॉन कैश आइटम है। कितना है? 10,000 और 10,000, दोनों ही 10,000 आइटम है। ये हो गया 10,000 प्लस हो जाएगा, और ये भी 10,000 प्लस हो जाएगा। इतना करने के बाद आप कहां पे पहुंचोगे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? आप 15,000 इसमें प्लस कर दीजिए, टोटल 15 नहीं 40 35, तो 95,000 आपका क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। अब वर्किंग कैपिटल चेंज यहां पर दे रखा है, करंट एसेट्स को करंट लायबिलिटीज में चेंज को दिखाया। देनदार देख सकते हैं 15,000 और 10,000, 10,000 से बढ़ के 15 हुए। इंक्रीज इन डेटर, हमारे पास से पैसा जाएगा, माइनस करेंगे क्या? इंक्रीज इन डेटर, कितना? 20,000 में से 15,000 माइनस होंगे तो कितना बचेगा? 5,000 रुपए का आउटफ्लो, ठीक है। दूसरा बिल्स रिसीवेबल, 7,000 से बढ़ के 5,000 कम हो गए, 2,000 रुपए डिक्रीज इन बिल्स रिसीवेबल। दूसरा नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है हमारे पास स्टॉक, जो 15,000 से बढ़ के 18,000 हो गया, 3,000 रुपए हमारे पास से जाएगा। करंट एसेट्स का बढ़ना, पैसा लेके जाता है, इंक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री, कितना? 3,000। अगला क्या है? अगला है प्रीपेड एक्सपेंसेस, 2,000 से 3,000 हो रहे हैं, ये भी 1,000 रुपए हमारे पास से जाएगा। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, क्या है? इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, बस इतना ही था। और कुछ है क्या? इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं, फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा यहाँ पर 8,000 और 9, 7,000 इसमें से माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आएगा 88,000। क्योंकि यहाँ पर कोई टैक्स नहीं है, तो यही क्या होगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर कैश इनफ्लो फ्रॉम, ये क्या होगा? कैश इनफ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। आप देख सकते हैं फटाफट, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस को जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है? निम्नलिखित सूचनाओं से क्रिया से रोकड़ प्रवाह की गणना कीजिए। लाभ हानि खाता आपके पास, अब यहां पर आप देखेंगे 2 साल के प्रॉफिट आपको दिखना शुरू हो जाएंगे। कितना है? 1,20,000 से 1,30,000 हो रहा है, यानी कि हमारे पास 10,000 का प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर हमने जनरेट किया है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर हम 6 पे इधर देखेंगे, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा, तो यहीं पे बनाएंगे हम। तो यहां पर सबसे पहले मैं फॉर्मेट ड्रॉ कर लेता हूं। ये रहा आपका फॉर्मेट,
तो इस वीडियो में हमने देखा, क्या देख रहे हैं इस वीडियो में हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन देख रहे हैं और देख रहे हैं कितने आसान क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। हेडिंग क्या डालोगे? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये हमारी फर्स्ट एक्टिविटी है। यहां में हमने लिखा पर्टिकुलर, यहां पर अमाउंट। तो प्रॉफिट ऑफ द ईयर कितना होगा? प्रॉफिट ऑफ द ईयर, प्रॉफिट ऑफ द ईयर होगा 1,30,000 में से 1,20,000 को माइनस कर लिया, तो 10,000 रुपए का प्रॉफिट तो हमने इस साल अर्न किया होगा। इसके बाद हमारे पास क्या दे रखा है? इसके बाद और कोई चीजें दे ही नहीं रखी है, मतलब सीधा आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 में जो भी चीजें दे रखी है बस इतनी दे रखी है। इसके बाद सीधा बस प्रॉफिट के बाद सीधा हमारे पास ये दे रखा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसी को हम 1,00,000 रुपए को ही क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट। यही क्या है? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम मान लेंगे। अब इसमें कोई भी नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स के लिए कुछ दिया है क्या? देख सकते हैं, बिल्कुल दिया है। गुडविल कम हो रही है तो हम इसमें प्लस माइनस करेंगे, क्या? नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस माइनस करेंगे यहां पर। तो सबसे पहले हमारे पास गुडविल को क्या किया जा रहा है? गुडविल अगर कम होती है तो क्या माना जाता है? रिटर्न ऑफ किया जा रहा है उसको। कितना राइट ऑफ किया गया? 4,000 राइट ऑफ किया गया। दूसरी चीज बाकी कुछ भी नहीं है, सारे करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी है। इतना हमने ऐड किया, 1,04,000 आ गया। इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना है? प्लस माइनस कर लेंगे इसमें से जो भी होगा हमारे पास। सबसे पहले डेटर्स, डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, तो प्लस हो जाएगा। डिक्रीज इन डेटर, कितने डेटर कितने डिक्रीज हो रहे हैं? 12,000। 12,000 रुपए हम क्या कर लेंगे? माइनस, मुझे इस क्वेश्चन का कुछ हिस्सा मिसिंग लग रहा है, एक सेकंड। यहां पर क्या क्या था? 1,20,000 और 1,30,000, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखते हैं। माइनस करेंगे, माइनस प्लस जो भी आउटस्टैंडिंग रेंट 42 से 24 हो गया, ठीक है, कम हो रहा है, माइनस हो जाएगा। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग रेंट, करेंट लायबिलिटी है कितना? 24 से 42, 8 और 12, 18,000 रुपए माइनस हो जाएगा। और क्या है? प्रीपेड एक्सपेंसेस बढ़ रहा है, ये भी माइनस हो जाएगा। करेंट एसेट्स का बढ़ना, इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है, कितना? 4,000 रुपए माइनस हो जाएगा। और क्या है? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे पास 38 से 26 हो रहे हैं, तो डिक्रीज इन क्रेडिटर भी हमारे पास से क्या होगा? पैसा लेके जाएगा। क्रेडिटर को हमने क्या किया होगा? पेमेंट किया होगा। तो 26 और 18 अगर हम देखते हैं तो 12,000 रुपए का आउटफ्लो हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन, ओ सॉरी, मैंने यहां पर गड़बड़ किया है, एक सेकेंड, ठीक है, ये वैल्यूज थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पर आपका ये 10,000 रुपीज़ है और ये 10 ही आएगा, इसमें आपका 4,000 जोड़ेगा तो ये 14,000 आएगा, ठीक है। बस अब आपके पास कुछ भी नहीं है, अब 12 से 12 कट हो गया, ये आपने टोटल ये हो गया आपका कितना? 22,000। 22,000 में से आपका 14,000 प्लस का है डिक्रीज इन क्रेडिटर। क्रेडिटर में डिक्रीज मैंने ठीक दिखाया है, 26, 12, ये 4, 24, 6 और 12, 18, 18,000 का आउटस्टैंडिंग रेंट बढ़ रहा है। आउटस्टैंडिंग रेंट 18,000 से कम हो रहा है, हाँ सही है। और डिक्रीज इन डेटर 12,000, ये भी सही है, तो 12 से 12 कट हो गया। इंक्रीज इन प्रीपेड एक्सपेंसेस इंक्रीज हुआ है ये भी, ठीक है, तो ये कितना हो गया? 22,000 में से 14,000, 22 में से 14 माइनस करोगे तो 8,000 आना चाहिए। आंसर इसमें गलत दे रखा है क्या? ख्याति में वृद्धि को क्रय के रूप में माना गया। वृद्धि थी ख्याति में, ओ सॉरी, बिल्कुल ख्याति में वृद्धि, ये हमने थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ कर दिया, क्योंकि ख्याति 76 है, ये करंट थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये 2021 है और ये 2022 है, और ख्याति जब बढ़ती है तो परचेज माना जाता है, तो यहाँ पर एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है, क्या? ये वाला, ठीक है, तो ये नहीं आएगा। फिलहाल में यहाँ पे नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स नील थे, तो ये 10 का 10 ही रहेगा, ठीक है, इसीलिए आंसर थोड़ा सा वेरी कर रहा था। ये आ गया आपका फाइनल आंसर 12,000। इसको क्या बोलेंगे? कैश फ्लो फ्रॉम। अगर कोई भी इंटेंजिबल एसेट्स बढ़ती है तो ये माना जाता है कि उसे खरीदा गया है, तो कैश फ्लो फ्रॉम या इनफ्लो बोलेंगे, इनफ्लो हुआ है फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ठीक है, ये हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 6,
मैसर्स अमृत लिमिटेड एंड कंपनी के वित्तीय विवरणों से निम्न सूचनाएं संकलित की गई हैं, आप इन सूचनाओं से संचालन क्रियाओं से रोकड़ प्रवाह ज्ञात कीजिए। ठीक है, आपके पास यहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी दे रखी है। इसके बाद वर्ष के दौरान 1000 लागत की मशीन, बी केयरफुल, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक एसेट्स थी 1000 रुपए की, इस 1000 रुपए की एसेट्स पे 300 रुपए का डेप कट लिया, तो एसेट्स कितने की बची? 700, जिसको 500 रुपए में बेच दिया गया। तो भाई आपके पास 200 रुपए का लॉस हो गया। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स P&L में क्रेडिट होता है या डेबिट? डेबिट होता है, तो इसको हम यहाँ पर लॉस होगा, तो इसको हम एड बैक करेंगे। दूसरी चीज, मशीन का हाश प्रावधान 2021 में 2500 था और 2022 में कितना था? 4000। अगर 2022 में 4000 है और 2000 इसमें 2500 है, ठीक है, और 300 रुपए हमने एसेट्स पे ट्रांसफर कर दिया, तो आपके पास ओवरऑल 2800 रुपए से माइनस करेंगे तो 1200 रुपए का डेप ऑफ द ईयर आ जाएगा। शुद्ध लाभ 4500 रुपए का था। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको थोड़ा सा आपको डिटेल में बता देता हूं। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। क्यों बन जाएगा अच्छा? क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा सेल ऑफ एसेट से रिलेटेड अगर एक से ज्यादा आइटम दे रखे हो तो आपको मशीनरी अकाउंट बना लेना चाहिए। ठीक है, आपको मशीनरी अकाउंट बना लेना चाहिए, वो हम बना लेंगे। यहाँ पर फिलहाल में हेडिंग होगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। यहाँ पर आपने लिखा पर्टिकुलर, ये हो गया आपका। सबसे पहले प्रॉफिट ऑफ द ईयर हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है, प्रॉफिट ऑफ द ईयर क्वेश्चन में दे रखा है 4500 का। ठीक है, कितना दे रखा है? 4500 का प्रॉफिट दे रखा है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडलेस करना होता है, क्योंकि अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यही प्रॉफिट ऑफ द ईयर, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम हो जाएगा। अब यहाँ पर एक मशीनरी अकाउंट आप छोटा सा बना लीजिए। मैं यहाँ पर आपको एक मशीनरी अकाउंट बना रहा हूँ, मशीनरी अकाउंट। ठीक है, मशीनरी अकाउंट बना लीजिए और एक साथ में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लेते हैं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बोलते हैं। ये आपने 11th में बनाया होगा। इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2500 रुपए का था, आई थिंक 2500 ही था, देख लेते हैं एक बार। 2021 में 2500 और 2022 में 4000, बिल्कुल सही। 2021 में 2500 और 2022 में आपके पास कितना था? 4000 था। आपने एक मशीन सेल की जिस पर आपने डेप्रिसिएशन कितना ट्रांसफर किया था? 300 रुपए। तो टोटल कितना हो गया? 4300 रुपए। 4300 में से P&L में कितना गया होगा? P&L में कितना गया होगा, इसको आप माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 15 3 1800 रुपए हो जाएगा आपके पास। 1800 रुपए का आपके P&L में गया होगा। तो यहां पर जो हम नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को प्लस और माइनस करते हैं, उसका अपने पास एक आइटम निकल आया डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना निकल आया? 1800 रुपए निकल आया, प्लस लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, ये भी P&L में डेबिट हुआ होगा। जब हमने इस एसेट्स को कितने में बेचा होगा? एसेट्स पे 300 रुपए का डेप लगा लिया और एसेट्स थी कितने की? बेची कितने की गई? 500 की बेची गई। तो 200 रुपए का P&L में गया होगा लॉस। तो ये लॉस भी P&L में क्या हुआ होगा? क्रेडिट हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा। तो अब हमने इसको एड बैक कर दिया, नॉन ऑपरेटिंग आइटम है। ठीक है, इतना आइटम हो गया आपका एसेट से रिलेटेड। ठीक है, टोटल एसेट्स 1000 की थी जिस पर डेप्रिसिएशन 300 का लगा, 500 की बेच दी गई, 200 का लॉस हुआ, सीधा कैलकुलेट कर सकते हैं आप। प्रोविजन से रिलेटेड मैंने इन्फॉर्मेशन आपको यूज कर ही ली है। अब इतना करने के बाद हम कहां पहुंच जाएंगे? इतना करने के बाद ये 200 रुपए हो गया और 2000 इसमें ऐड करेंगे तो 6500 रुपए, ये क्या हो जाएगा आपका? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब वर्किंग कैपिटल चेंजेस आपके पास यहाँ पे दे ही रखे हैं। कितना? क्रेडिटर क्या हो रहा है? क्रेडिटर आपके पास 4000 से 400 रुपए बढ़ रहा है। इंक्रीज इन डेटर, इनफ्लो, इंक्रीज इन क्रेडिटर, सॉरी, इंक्रीज इन क्रेडिटर, करेंट लायबिलिटी है 400 रुपए से बढ़ रही है, फायदा हो गया हमको। दूसरा क्या है? स्टॉक। स्टॉक हमारे पास कम हो रहा है, इससे भी रिकवरी हुई होगी। 1000 से कम हो रहा है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। 3500 से कम हो गया, कितना हो गया? 2500 हो गया। तो डिक्रीज इन स्टॉक या इन्वेंट्री 1000 रुपए से क्या हो गई? कम हो गई। इसका मतलब पैसे की वसूली हो गई, रिकवरी हो गई। डेटर्स आपके पास 3000 से बढ़ के 5000 हो गए, 2000 रुपए हमारे पास से चला जाएगा, हमने उधार बांट दिया होगा। इंक्रीज इन डेटर कितने से बढ़ गया गाइस? 2000 रुपए से बढ़ गया, इसकी वजह से हमारे पास से आउटफ्लो हो जाएगा। बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आता नहीं है, बस इतना ही था हमारे पास। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ पर आपके पास 400 रुपए का जो है 500 इसमें से कट करेंगे 6 में से 2 कम करेंगे तो हमारे पास बचेगा 4000।
लेकिन आंसर तो कुछ और आ रहा है। एक सेकंड देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम हो रही है। हमारे पास यहाँ पर 5, 3, 2, 5 2000 से बढ़ रहा है, बिल्कुल आउटफ्लो हो जाएगा। 1000 रुपये से घट रहा है, 1000 रुपये से घट रहा है। हाँ, यहाँ पे एक गड़बड़ी कर दी हमने शायद। 1000 रुपये से डिक्रीज इन इंक्रीज इन क्रेडिटर, डिक्रीज इन क्रेडिटर था ये तो। क्रेडिटर 4 से 4 हो रहा है, बिल्कुल 400 रुपये बढ़ रहा है, ये हमारे पास पैसा आ जाएगा। ये 1000 है, सॉरी, हाँ ठीक है 1000 था ये, वो एकदम से मेरे दिमाग में 100 रुपीज़ क्लिक हुआ। तो 7.5 और ये हो गया 7900 में से 2 जाएंगे तो 5900। आंसर हमारा बिल्कुल परफेक्ट है, कुछ है नहीं, तो यही क्या हो जाएगा, इनफ्लो फ्रॉम कैश इनफ्लो फ्रॉम क्या होगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपने अपना क्वेश्चन नंबर 6 किया। क्वेश्चन नंबर 7 भी यहां पर हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 हम एक बार यहां पे देखेंगे अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, बस क्वेश्चन नंबर 7 इस वीडियो में हम इतने क्वेश्चंस को देख चुके हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे के क्वेश्चन दूसरे वीडियो में कराऊंगा। ये पार्ट 1 था हमारा। पार्ट 1 में आपने क्वेश्चन 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक क्वेश्चंस देखे। तो आपको ये हमारा वीडियो कैसा लगा ये जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए ये भी जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।